में रिकॉर्ड हो रहा है ना? अब जैसे क्लाउड में हाँ दिखा रहा है तो इट इज रिकॉर्डिंग इन क्लाउड ना? हाँ, क्लाउड में ही हो रहा है। हाँ ओके ओके, बस यही कंफर्म करना था। अभी पॉज। एक कोई खाली नंबर से जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। मैम 8 बज गए हैं, क्लास शुरू करें? सर से पूछ लीजिए। सर को 1 मिनट अनम्यूट करते हैं। जी प्लीज करिए। जी सर। ओम अरहम। आज की क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना के साथ। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। ओम अरहम। आदरणीय मोदी सर और उपस्थित सभी परीक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेवल 2 का सिलेबस हम सभी के लिए नया है, तो ऐसे में आप सभी के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि होमवर्क कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, और जो आपको होमवर्क दिया गया है उनके आंसर आपको किस प्रकार लिखने हैं। तो इन सभी प्रश्नों के साथ और ऐसे कई और प्रश्नों के समाधान के साथ हमारे साथ जुड़े हैं सूरत से श्रीमती रेणु जी बैद। मैम ओम अरहम। ओम अरहम श्वेता जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। जय जिनेंद्र सभी को। तो आशा है सब ध्यान बराबर कर रहे हैं और आसन और प्राणायाम का भी क्रम डेली चल रहा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है कि आप ध्यान कम से कम आधे घंटा करें और आसन प्राणायाम वो बराबर करें। उसके बाद कंठस्थ का जो पार्ट है, जैसे इस महीने कायोत्सर्ग करना है सभी को ध्यान का, तो कायोत्सर्ग आप ऑडियो से न करके उसे कंठस्थ करें और शब्दावली आपको दर्शन और प्रयोग बुक से ही लर्न करनी है, जो पीछे दी गई है दर्शन और प्रयोग बुक, इसमें से ही। तो लेवल 2 ट्रेनर को कंठस्थ करके ही ध्यान करना है। और अब नोट्स कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन कई लोग पूछ रहे हैं। तो नोट्स का सबसे पहले तो जो अभिलाषा जी आपको होमवर्क सेंड कर रहे हैं कि ये पेजेस पढ़ने, आप वो पेजेस पढ़े, फिर आप उस अनुसार नोट्स बनाए। जैसे आपका चार्ट दिया गया, पिछली बार भी बताया था, 245 पेज पे कायोत्सर्ग का ही बता रही हूँ मैं अभी। तो वो चार्ट एक तो आपको ये लिटरली आपको लर्न ही करना है, ये चार्ट आपको पूरा लर्न ही करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे प्रयोजन दिया गया है भेद विज्ञान, तो आप भेद विज्ञान लिख के उसके आगे 4 लाइन 5 लाइन उसको एक्सप्लेन करेंगे और इस प्रकार अपने नोट्स बनाएंगे। आध्यात्मिक के भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स दिए गए, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, उसके सामने 4-5 लाइन लिखनी है, उसको रिलेट करना है। फिर प्रक्रिया भी आपकी जीवन विज्ञान, हमारा प्रक्रिया और परिणाम रह गया था कायोत्सर्ग का, तो उसके लिए हम वीडियो शेयर कर देंगे, तो वो आपको थोड़ा उससे पता चल जाएगा कि प्रक्रिया और परिणाम भी आपको कैसे लिखने हैं। परिणाम का एक यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो परिणाम है, जैसे उत्तेजना स्तर में न्यूनता आती है कायोत्सर्ग से, या कुछ भी है तनाव मुक्ति, तो वो एक आपको लॉजिक आना चाहिए कि वो कैसे होता है कायोत्सर्ग से। तो लेवल 2 के ट्रेनर को ये भी पूछा जाएगा कि इससे तनाव मुक्ति कैसे होती है, या फिर
धृति का विकास कैसे होता है, तो एक रीजन आपको देना, उसको लॉजिक से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तो परिणाम वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों वीडियो हम शेयर कर देंगे जहाँ पे भी होगा। फिर दूसरा जो आपको FAQ भेजे जा रहे हैं उसको आप पढ़े और हो सके तो बुक में नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के क्वेश्चन के लिए भी, और क्लैरिटी आएगी वो टॉपिक की। दूसरा आपका और जो आपको होमवर्क दिए गए 3 क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिखने का प्रयास करें, समझे, और कम से कम आधा पेज ये रजिस्टर का है, कम से कम आधा पेज लिखे या ज्यादा से ज्यादा फुल स्केप, टू द पॉइंट होना चाहिए आपका आंसर, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो कंटेंट है वो 5 लाइन का भी होगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस प्रकार आप लिखने का प्रयास करें। फिर जब हमारी 3 अगस्त के पास जो भी क्लास होगी उसका आंसर सर डिस्कस करेंगे, तो आप अपने आप से वो चेक करके वो आंसर को आप अपना करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये होमवर्क के बारे में हो गया। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और जो भी आपको वीडियो भी भेजे जा रहे हैं वो भी आप ध्यान से सुने। और प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन का बताना, पिछले साल हमारे सारे प्रेजेंटेशन ही हुए थे। आप अगर वीडियो देखेंगे तो लेवल 2 को ट्रेनर को एक टॉपिक दिया जाएगा, तो उसको बताना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। अगर स्पिरिचुअल है तो आप 5 मिनट उस पर आपको बोलना आना चाहिए, तो आपको वैसे भी प्रिपेयर्ड रहना है। तो नोट्स भी बनाने, प्रेजेंटेशन की भी तैयारी करनी है, तो आप बार बार सुनिए, जो ऑडियो है, जो नोट्स है, बुक है, तो आपको इजी रहेगा प्रेजेंटेशन। आगे जाके आपके भी प्रेजेंटेशन लिए जाएंगे, तो आपको वो भी प्रिपेयर करना है। ओम अरहम। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओम अरहम रेणु जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। आगे भी इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है अंतर यात्रा। हम आगे बढ़े उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसी जगह के बारे में इमेजिन करें जहां आप जाना चाहते हैं। आई होप आप सभी ने इमेजिन कर लिया होगा। नाउ लेट मी गेस, आप में से कई लोगों ने किसी हिल स्टेशन के बारे में सोचा, तो किसी ने किसी बीच के बारे में, और किसी ने कोई धार्मिक स्थल पर जाने के लिए अपना इमेजिनेशन चलाया, और कुछ लोगों ने गुरुदेव के दर्शन के लिए अपने भाव भी रखे हैं। आई होप आप सभी इसमें कवर हो गए हैं। और जी हाँ, दिस वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, और हम सभी ने बहुत सी यात्राएं भी की है, लेकिन यह सभी यात्राएं बाह्य जगत से जुड़ी है। हमारे भीतर भी एक दुनिया है जो इस बाह्य जगत से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इंटरनल ट्रिप, अंतर यात्रा, हमारी चेतना से जुड़ी हुई है, हमारे इनर वर्ल्ड से जुड़ी है, जहां बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, और जहां अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का भंडार है, जिसे अनावृत करने का सबसे सशक्त प्रयोग है अंतर यात्रा, इंटरनल ट्रिप। और आज इसी टॉपिक को लेकर हमारे बीच प्रस्तुत हुए हैं बेंगलोर से मधुर मुस्कान, मधुर वाणी और प्रतिभा की धनी श्रीमती अभिलाषा जी डांगी। अभिलाषा जी ने योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग में MA किया है, और आप प्रेक्षा ध्यान की लेवल 1 की ट्रेनर हैं, और आप लेवल 2 के ऑनलाइन प्रशिक्षण में भी अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। एंड इसके साथ ही यू आर विलिंग टू लर्न, प्रैक्टिस एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्रेक्षा मेडिटेशन। ओम अरहम अभिलाषा जी, ओवर टू यू। आज की क्लास शुरू कराएं प्लीज। ओम अरहम, थैंक यू सो मच श्वेता जी।
आदरणीय मोदी जी सर और उपस्थित सभी प्रेक्षा साधकों को सादर जय जिनेंद्र। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। हम आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं, उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूं आपके साथ। जिस दुनिया में हम ज्यादातर जीते हैं वह है बाहर की दुनिया, और जिस दुनिया से ज्यादातर हमारा संपर्क नहीं रहता है वह है भीतर की दुनिया। जैसे अभी श्वेता जी ने बताया कि हम ज्यादा बाहर घूमना पसंद करते हैं और भीतर की दुनिया से हम अनजान रह जाते हैं। हमारे भीतर भी अनंत शक्तियां हैं, किंतु हम उनसे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। और यदि हमें भीतर की शक्तियों को जानना है तो हमें भीतर प्रवेश करना होगा। भीतर प्रवेश करने का सिर्फ एक ही उपाय है और वह है ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का दूसरा चरण है अंतर यात्रा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि भीतर की यात्रा इतनी बड़ी है कि आज शुरू करें तो 50 वर्ष तक भी पूरी नहीं होगी। भीतर के जगत को समझने के लिए तो कई जन्म भी काफी नहीं। तो आइए इस लंबी यात्रा के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपनी पुस्तक मैं कौन हूं इसमें कहा है कि आत्मा में प्रवेश करने से पहले आप शरीर में प्रवेश करना सीखें, उसके रहस्यों को समझें। शरीर का ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा का ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। जैसे वर्णमाला का हमें यदि ज्ञान नहीं हो तो हम एक बड़ी पोथी लेकर बैठ जाएंगे तो उसको पढ़ने में कैसे सफल हो सकेंगे। अगर हम छोटी कक्षाओं को पास करके आगे नहीं जाएंगे तो सीधा कॉलेज की पढ़ाई कैसे करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने शरीर को भली भांति न समझें तो शरीर में ही रहने वाली उस आत्मा को हम कैसे समझ पाएंगे। तो आइए आज सबसे पहले अंतर यात्रा से संबंधित शरीर के मुख्य अंगों और उसके रहस्यों को हम समझते हैं। हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान, उसे दो भागों में बांटा गया है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, मेरुरज्जु, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे शरीर से ब्रेन तक और ब्रेन से शरीर तक सूचना को भेजने का मार्ग है। कहते हैं a person is as healthy as his spine। तो रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर का हिस्सा है। इस रीढ़ की हड्डी को यदि हम एक ट्यूब के समान माने तो सुषुम्ना नाड़ी उस ट्यूब में रही पोल के समान है। रीढ़ के भीतर सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। हमारा ब्रेन हमारे शरीर का कमांड सेंटर है, कंट्रोलिंग टावर है। सारे स्विचेस यहीं से ऑन और ऑफ होते हैं।
इंद्रियों से हम जो भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जो भी सूचनाएं हमें मिलती है, हमारा ब्रेन उसे ग्रहण करता है, उस पर काम करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके अनुसार आगे शरीर को क्या काम करना चाहिए ये भी वह बताता है। ये ब्रेन हमारी स्मृतियों को भी स्टोर करता है, हमारे लिए विचार भी उत्पन्न करता है। तो ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा जो ब्रेन है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम सेरेबेलम को दो भागों में बांटा गया है, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। इसे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन भी कहते हैं। राइट ब्रेन जो हमारा होता है वो हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारे शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है। इस तरह इनका कार्य विभाजित है। हमारा जो राइट साइड का ब्रेन है वो हमारी भाषा, कल्पना, संबंध, अनुशासन, सम्यक चिंतन, अध्यात्म, अंतर्दृष्टि, ऐसे सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। और जो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो तर्क के लिए, गणित, एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण आदि इन चीजों के लिए उत्तरदायी है ना। तो ये है हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का डिफरेंस। अब ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। तो ये हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में अब जाना। नर्वस सिस्टम का जो ये दूसरा पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय नाड़ी संस्थान। इसको दो भागों में बांटा गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो ऐसे कार्य हम जो करते हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे हाथ को मोड़ना, सीधा करना, खड़ा होना है, बैठना है, हिलना डुलना, जो भी हम अपनी मर्जी से करते हैं वो सारे कार्य सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होते हैं। और कुछ कार्य हमारे शरीर में ऐसे भी होते हैं जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, वो स्वतः ही होते जाते हैं। वे कार्य ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जिम्मेदारी है, जैसे हृदय का धड़कना, हमारा ब्रीदिंग और हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारे रसायनों का स्राव, पाचन, ये सारी चीजें जो होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ये दो मुख्य और भाग हैं, जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी नाड़ी संस्थान। इसके बारे में हमने कायोत्सर्ग के दौरान भी विस्तार से सुना और समझा था। तो सिंपैथेटिक नाड़ी संस्थान जो है हमारे सुषुम्ना में थोरैसिक, मैं आपको चित्र दिखाती हूं। हमारा जो ये थोरैसिक एरिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड पार्ट। तो ये अनुकंपी नाड़ी संस्थान जो है वो सुषुम्ना के थोरैसिक और लंबर, जो ये सेकंड और थर्ड पार्ट है, इन क्षेत्रों में होता है। ये अनुकंपी तंत्र के सक्रिय होने से व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जैसे हृदय की गति तेज हो जाती है, श्वास का दर बढ़ जाता है, लिवर के एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेक्रीट होने लगता है, आंखों की पुतलियां बड़ी होने लगती है। यानी एक व्यक्ति को अनुकंपी नाड़ी संस्थान फाइट और फ्लाइट की स्थिति के लिए तैयार करता है। लेकिन बार बार जब तनाव की स्थिति आती है तो क्या होता है, जब बार बार तनाव की स्थिति आती है और बार बार अनुकंपी नाड़ी संस्थान एक्टिव हो जाता है तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग जाती है।
जो योग शास्त्र है उसमें पिंगला नाड़ी का नाम आता है। पिंगला नाड़ी की अति सक्रियता से व्यक्ति गरम, गुस्सैल, उद्दंड, आक्रामक ऐसी प्रवृत्ति करने लगता है। तो जो साइंस ने अनुकंपी नाड़ी संस्थान के बारे में बताया है, वही योग शास्त्र ने पिंगला नाड़ी के बारे में बताया है। हमारा आगे और एक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमिक का भाग है, वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसका क्षेत्र जो है वो है सुषुम्ना का क्रेनियल और सेक्रल रीजन। जो क्रेनियल रीजन और सेक्रल रीजन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्थान है। पैरासिम्पैथेटिक का जो काम है वो अनुकंपी के विपरीत है। परानुकंपी शरीर को शांत करता है, विश्राम देता है, आंखों को भी सामान्य करता है, लार ग्रंथि सक्रिय होने लगती है, पाचन दुरुस्त हो जाता है, रक्तचाप कम हो जाता है, शरीर से विजातीय तत्वों का निकास होने लगता है। कुल मिलाकर ये तंत्र हमारे शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट की स्थिति में ले आता है। तो अनुकंपी और परानुकंपी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ये जो परानुकंपी है, इसका संबंध योग शास्त्र में ईड़ा नाड़ी के साथ बताया गया है। ईड़ा नाड़ी की जब अति सक्रियता हो जाती है तो व्यक्ति बहुत शांत, ठंडा, डरपोक, अकेला, अवसादग्रस्त सा या निराश, दब्बू हो जाता है। अब हमने देखा कि योगी यह बताते हैं कि ईड़ा और पिंगला के संतुलन से व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित हो सकता है। यदि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी अति सक्रिय ना हो, संतुलित हो, तो व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित बन सकता है। साथ ही हमने देखा कि विज्ञान यह बताता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों नर्वस सिस्टम के संतुलन से एक समग्र व्यक्तित्व का विकास संभव है। यदि सिर्फ सिंपैथेटिक एक्टिव होगा तो व्यक्ति हमेशा फाइट और फ्लाइट की स्थिति में रहेगा। यदि सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा तो व्यक्ति सिर्फ रेस्ट और डाइजेस्ट की स्थिति में होगा। इन दोनों का बैलेंस विज्ञान के अनुसार आवश्यक है। सही? तो ये जो बैलेंस हमें चाहिए, ये कौन लाता है? ये लाती है सुषुम्ना नाड़ी। अब तक आपने 3 इंपॉर्टेंट नाड़ियों के नाम सुने हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों सुषुम्ना के दोनों ओर स्थित हैं। जब हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है और तब हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। जब हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी लेफ्ट नथुने से श्वास लेते हैं तो ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है, तब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और जब हमारे दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ सक्रिय होते हैं तो प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होता है। तो अंतर यात्रा हमारा वह प्रयोग है जिसमें हम शक्ति केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र तक सुषुम्ना के मार्ग से यात्रा करते हैं। शक्ति केंद्र यानी पृष्ठ रज्जु के अंतिम छोर पर स्थित केंद्र, इसे योग शास्त्र में मूलाधार चक्र कहा गया है। और ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के शीर्ष भाग में स्थित है, इसे योग शास्त्र में सहस्त्रार चक्र कहा गया है। तो इन दोनों केंद्रों के बीच, शक्ति केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र तक, बीच में सुषुम्ना नाड़ी के भीतर जब हम यात्रा करते हैं उसे अंतर यात्रा कहते हैं।
चित्त को हम शक्ति केंद्र से सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र तक लेकर जाते हैं। यह अंतर यात्रा की प्रक्रिया है। इस छोटे से वीडियो के द्वारा आप देख सक रहे होंगे कि किस तरह एक लाल कलर का फ्लूइड हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक जा रहा है। ये रंग केवल सिंबलाइज पिक्चर में दिखाया गया है, रंग का कोई इसमें महत्व नहीं है। हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि किस तरह हम चित्त को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ले जा रहे हैं। यह अंतर यात्रा की प्रक्रिया है। धीरे धीरे जब चित्त हमारा सुषुम्ना के भीतर यात्रा करने लग जाता है, तब हम उसे श्वास के साथ जोड़ देते हैं। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम चित्त को नीचे शक्ति केंद्र से ऊपर ज्ञान केंद्र तक लेकर जाते हैं। और जब हम श्वास भरते हैं तो पुनः हम ऊपर ज्ञान केंद्र से नीचे शक्ति केंद्र तक चित्त को लेकर आते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? इस तरह चित्त को सुषुम्ना के भीतर यात्रा करवाने से क्या होता है? इससे हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का संतुलन स्थापित हो जाता है। इससे हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का विकास होने लगता है और इससे हमारी प्राण शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होने लगता है। तो अभी हमने जो भी शरीर के मुख्य हिस्सों को या उसके अंगों को समझा, उसी का निष्पत्ति हम अब अंतर यात्रा के बेनिफिट्स में देखेंगे। जैसे हमने जाना कि हमारे ब्रेन का सेरिबेलम मुख्य पार्ट है और सेरिबेलम का राइट और लेफ्ट ब्रेन में डिवाइड किया गया है, तो हमने उनके कार्यों को जाना। अब हम ये भी जान लेते हैं कि दाएं और बाएं मस्तिष्क में यदि संतुलन का विकास करना है तो व्यक्ति को बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों विकास हो जाता है। यदि हमारा दायां और बायां मस्तिष्क संतुलित हो तो हमारा आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों विकास हो जाता है। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि वह केवल हमारे बाएं मस्तिष्क को विकसित करती है। जो स्कूली पढ़ाई है उसके परिणाम स्वरूप अच्छे इंजीनियर, अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि तो बन रहे हैं, लेकिन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना संतुलन वे व्यक्ति नहीं रख पाते हैं। जिनका दोनों तरफ का मस्तिष्क विकसित हो जाता है, वे अपने जीवन के हर पक्ष में संतुलित हो जाते हैं, हर एक क्षेत्र में वे सफल हो जाते हैं। इसीलिए राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का संतुलन आवश्यक है। ठीक उसी तरह आपने यह भी जाना कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का भी संतुलन आवश्यक है ताकि व्यक्ति का समग्र विकास हो सके। हमारे शरीर में एक शक्ति है और उस शक्ति को हम प्राण के रूप में जानते हैं। आचार्य श्री तुलसी कहते हैं कि प्राण हमारी जीवनी शक्ति है और जो शक्ति केंद्र है जहां पर हम अंतर यात्रा में चित्त को ले जाते हैं, वह प्राण ऊर्जा का भंडार है। यहीं से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रसारण होता है। लेकिन प्राण की एक पॉलिसी है, जहां चित्त वहां प्राण। यदि नीचे के केंद्रों के पास चित्त रहेगा तो प्राण भी वहीं पर रहेगा। नीचे के केंद्र अर्थात स्वास्थ्य केंद्र, जो वासनाओं का स्थान है, जो हमारे नाभि से 4 अंगुल नीचे स्थित है। तेजस केंद्र, जो वृत्तियों का स्थान है, जो हमारे नाभि के स्थान पर स्थित है। तो चित्त यदि नीचे के केंद्रों के आसपास ही रहेगा तो प्राण ऊर्जा भी वहीं पर रहेगी।
और चित्त को यदि हम ऊपर के केंद्रों पर लेकर जाएंगे तो प्राण भी वही रहेगा, जैसे आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र, ये हमारे ऊपर के केंद्र। जहां चित्त होगा वहीं पर प्राण होगा, और जहां प्राण शक्ति होगी वहीं पर पोषण मिलेगा। जैसे हम खेत है, जिस भाग में हम पानी डालेंगे वही भाग खेत का लहलहाएगा, और जहां हम पानी नहीं देंगे वह भाग सूख जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो सारे केंद्र हैं, जिन जगहों पर हम चित्त को ले जाएंगे, जहां पर प्राण की ऊर्जा होगी, वे ही केंद्र सक्रिय होंगे और वे ही केंद्र शक्तिशाली बनेंगे। अंतर यात्रा में हम चित्त को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, जाते हैं। इससे प्राण भी उन सारी जगहों पर जाता है। इससे हमारा प्राण भी संतुलित होता है, प्राण शुद्ध भी हो जाता है, और प्राण धारा में जो अवरोध होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। जैसे किसी पानी के पाइप में अगर बीच में कचरा हो तो पानी बहुत धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब हम कंटिन्यूअसली उसमें पानी के बहाव को छोड़ देते हैं तो वो कचरा भी बीच में से हट जाता है और पानी का बहाव आराम से उस ट्यूब के द्वारा पास हो सकता है। उसी तरह जब हम प्राण को, चित्त को अपनी सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर लेकर जाते हैं और नीचे लेकर आते हैं, तो वहां पर स्थित केंद्रों में या सुषुम्ना नाड़ी में जो भी अवरोध हैं वो सारे हटते चले जाते हैं और प्राण का प्रवाह आराम से उसमें हो सकता है। तो प्राण का ऊर्ध्वारोहण जो हम अंतर यात्रा में करते हैं, उससे हमें कई बेनिफिट्स, कई निष्पत्तियां हमें मिलती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल एबिलिटीज, जैसे उच्च मानसिक शक्तियों का विकास होता है, हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, अंतर्दृष्टि का विकास, अंतर्मुखता का विकास, ये सारे विकास हमारे अंतर यात्रा के दौरान होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वह ज्ञान का अक्षय भंडार है, उसमें सारे केंद्र हैं, जो हमारे ज्ञान के सारे केंद्र हैं या उच्च मानसिक शक्तियों के सारे केंद्र हैं, वे सारे हमारे ब्रेन में ही स्थित हैं, जिससे हमारी स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, निर्णय शक्ति, समझ शक्ति, ये सब शक्तियां बढ़ती है। और अंतर यात्रा में हम नीचे से ऊपर ब्रेन की तरफ चित्त की यात्रा करते हैं, प्राण ऊर्जा को वहां लेकर जाते हैं, तो ब्रेन को वो प्राण ऊर्जा मिलती है और वहां के ये जो सारे उच्च मानसिक शक्तियों के केंद्र हैं वे सारे पोषित होते हैं, उनको वे सक्रिय होने लगते हैं। और हमारा अंतर यात्रा जो है वो ध्यान की एक भूमिका बनाता है, ध्यान से पूर्व ध्यान के लिए एक भूमिका बनाता है। जैसे ध्यान में हमें एकाग्र होकर बैठना होता है, तो हमारे मन की तो आदत होती है यहाँ वहां सोचना, एक पल में इधर एक पल में उधर। तो हम अपने मन को कैसे एक जगह पर बांधें, कैसे उसको टिकाएं, ये उसको प्रशिक्षित हम कैसे करें, उसके लिए अंतर यात्रा एक बहुत अच्छा प्रयोग है। जैसे यदि एक बड़े मैदान में हम एक बकरी को खुला छोड़ दें तो वो उस पूरे मैदान में घूमेगी फिरेगी, लेकिन अगर हम उस बकरी को एक बीच में पोल से बांध दें और उसे एक रस्सी छोड़ दें, तो जितनी डिस्टेंस वो रस्सी है उतने ही डिस्टेंस तक वो बकरी घूम पाएगी, वो पूरे मैदान में नहीं घूम पाएगी।
तो उसी तरह हम अपने मन को ऐसे प्रशिक्षित कर रहे हैं अंतर यात्रा के द्वारा कि उसे केवल यात्रा तो करनी है, क्योंकि यात्रा मन हमेशा मन यात्रा करता ही रहता है, कभी यहाँ कभी वहां। तो इसमें भी उसे यात्रा करने का ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन रास्ता लिमिटेड है। उसे केवल नीचे शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक जाना है और ज्ञान केंद्र से नीचे शक्ति केंद्र तक आना है। ऐसा करने से वह एक चीज पर या एक पॉइंट पर एकाग्र होने में प्रशिक्षित हो जाता है, हमारा मन और हमारा चित्त भी। इसी तरह अंतर यात्रा हमारी शक्ति को संतुलित करने में भी उपयोगी है। हम अपनी शक्ति को ऊपर नीचे सुषुम्ना के माध्यम से ले जाते हैं तो हमारी प्राण शक्ति जो होती है वह संतुलित हो जाती है। हमारे रीढ़ की हड्डी में हमारे सारे चैतन्य केंद्रों के मूल अवस्थित हैं। तो जब हम सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी में हम यात्रा करते हैं तो हमारे सारे चैतन्य केंद्रों को छूते हुए हम ऊपर जाते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी में स्थित सभी चैतन्य केंद्र एक्टिवेट हो जाते हैं। अंतर यात्रा हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि हमने जाना कि इससे हमारा राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सब बैलेंस हो जाता है, जिससे कि हमारा व्यक्तित्व भी खिलकर निखर कर बाहर आता है। तो ये हमारे अंतर यात्रा के बेनिफिट्स हैं जो हमने अभी जाने। तो हमारी जो मस्तिष्क के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारा जो मस्तिष्क है उसका केवल हम 2 to 3% भाग ही यूज कर रहे हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके ब्रेन का जब रिसर्च शोध किया गया तो साइंटिस्ट्स ने पाया कि उनके ब्रेन का केवल 2 to 3% ही उन्होंने उपयोग किया है। फिर भी वो क्या है? जीनियस। हम उन्हें जीनियस मानते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन का केवल 5 to 7% के रहस्यों को ही हम अब तक जान पाए हैं। 90% हमारा जो ब्रेन का भाग है उसे हमने अब तक उपयोग में लिया ही नहीं है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क की जो एक्चुअल क्षमता है वह कितनी ज्यादा है। एक जो 14 पूर्वी साधु होते हैं, जो चतुर्दश पूर्वधर मुनि होते हैं, जो 14 पूर्वों का ज्ञान उन्हें होता है, वे 40 मिनट में, केवल 40 मिनट में इन पूरे 14 पूर्वों का पारायण कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। एक सुपर कंप्यूटर भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये हमारे ब्रेन की क्षमता है। लेकिन हम सब में वो क्षमता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उन क्षमताओं को अभी तक उजागर नहीं किया है। जब हम अंतर यात्रा जैसा प्रयोग करते हैं तो सुषुम्ना में प्राण के प्रवाह होने से और मस्तिष्क तक प्राण के प्रवाह के जाने से पूरा मस्तिष्क हमारा सक्रिय हो जाता है। और साइंस में कहा भी गया है कि हमारे मस्तिष्क का वजन तो 2% है। हमारे शरीर के वजन के अनुपात में हमारे मस्तिष्क का वजन है 2%, लेकिन इसको पोषण हमारे शरीर से भी 20% अधिक चाहिए होता है। जैसे पोषण का मतलब ऑक्सीजन है, ब्लड है, ग्लूकोज है, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन को अधिक चाहिए होती है। जो हमारी रोज की गतिविधियां होती है, सामान्य गतिविधियां, जो उसका जो ताकत चाहिए वो तो हमें अपने आहार से और हमें अपने श्वास से मिल जाता है। लेकिन जो विशिष्ट शक्तियों को जागृत करना होता है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें शक्ति केंद्र से ही मिल सकती है, क्योंकि शक्ति केंद्र शक्ति का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, और यहां से हमें ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर जाना है। क्योंकि ऊपर के केंद्रों को सक्रिय करने से हमारे भीतर ये सारी निष्पत्तियां हम देख सकते हैं, क्रिएटिविटी की, मानसिक क्षमताओं की, तर्क शक्ति की, अंतर्दृष्टि जो हमें विकसित करनी है, वो सारी चीजें हमें
ऊपर के केंद्रों में चेतना को ले जाने से ही मिल सकती है। अंतर यात्रा में जब हम करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। वो ये है कि शुरू में हम धीरे धीरे करते हुए अंतर यात्रा के प्रयोग को बढ़ाएं। शुरुआत में जो पहली बार ही कर रहे हैं, कोशिश करें कि सिर्फ 5 मिनट तक ही हम अंतर यात्रा करें। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतर यात्रा से शरीर में बहुत गर्मी उत्पन्न होती है और जैसा कि हमने जाना, इसमें ऊर्जा भी ऊपर की ओर जाती है, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है। तो हमारा जो नाड़ी संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, उसे इतनी ऊर्जा को एक साथ लेने का अभ्यास नहीं है। तो यदि हम एक साथ बहुत सारी ऊर्जा ब्रेन तक पहुंचाएं तो वो उसको हैंडल करने में सक्षम नहीं है। धीरे धीरे यदि हम अपने प्रयोग के समय को बढ़ाएं तो ब्रेन भी उसी तरह ऊर्जा को लेने में प्रशिक्षित हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अंतर यात्रा का प्रयोग कम समय से धीरे धीरे शुरू करें। कहते हैं कि अंतर यात्रा करने से पूर्व संस्कार भी जागृत हो सकते हैं। इसीलिए कुशल गुरु से बात करके उनके गाइडेंस के अनुसार ही हम अंतर यात्रा के प्रयोग करें। हमने कई बार सुना है कि लोग अंतर यात्रा, कुंडलिनी जगाने के प्रयोग ऐसे हम दूसरे शास्त्रों में सुनते हैं। तो ऐसे प्रयोग करने से उनके कई लोग पागल हो जाते हैं या उनके ब्रेन के नर्व्स ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि उतनी एनर्जी लेने की क्षमता भी उनमें नहीं होती है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी साधना से अपनी उच्च मानसिक शक्तियों का विकास किया है। गुरुदेव श्री तुलसी जो हम देखते हैं, उनका इंट्यूशन पावर इतना अधिक था, उनकी अंतर्दृष्टि इतनी जागृत थी कि उन्होंने उस समय में जिस प्रकार के कार्य किए, उनके फल हम आज देख रहे हैं। जैसे नारी जाति का उत्थान, कई संस्थाओं का शुरू करना, ये सारी उनकी अंतर्दृष्टि के जागरण के कारण ही वे इतने फ्यूचर को आगे ही देख पाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान जैसा प्रयोग अपने स्वयं को प्रयोगशाला बनाकर ऐसा एक प्रयोग हमें दिया है। यह उनकी अंतर्दृष्टि का, उनकी साधना का ही हम सबके सामने फल है। शकुंतला देवी के बारे में आप सबने सुना होगा, जो कि अपनी मैथमेटिक एबिलिटीज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये उनके लेफ्ट ब्रेन के अधिक एक्टिव होने का ही एक एग्जाम्पल है। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय ही समझें कि हम केवल मनुष्य ही अपने प्राण का ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं। यह एबिलिटी केवल हम मनुष्यों में ही है कि हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। पशु पक्षियों में ये एबिलिटी नहीं है, उनकी प्राण शक्ति या उनकी चेतना नीचे के केंद्रों में ही रहती है और हम सब में वह शक्ति है। इसीलिए हम भौतिक सुखों को छोड़कर आध्यात्मिक सुख की ओर आगे बढ़ें अंतर यात्रा के द्वारा। अंतर यात्रा आध्यात्मिक पक्ष से भी हम देखें तो अंतर यात्रा हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। कहते हैं पणया वीरा महावीहिम, अर्थात महापथ है। ये जो सुषुम्ना है, यह एक महापथ है और इस पर चलकर कई साधकों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो आध्यात्मिक, वैज्ञानिक सभी पक्षों से अंतर यात्रा एक बेहतरीन प्रयोग है, जो हमारे पूरे शरीर के लिए और हमारी आत्मा के कल्याण के लिए भी बहुत उपयोगी है। ओम अरहम। और ओम अरहम अभिलाषा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस पीपीटी के द्वारा हमें बहुत ही सरल शब्दों में अंतर यात्रा जैसे डीप टॉपिक को समझाया। थैंक यू सो मच। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। अब सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि यदि इस टॉपिक को रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप उसे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं।
जब आप मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां हैंड रेस का ऑप्शन होगा, उसके द्वारा आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। एंड सर और अभिलाषा जी उन जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। एंड अभी फिलहाल के लिए सर आप पहले जिज्ञासाएं जो आपके पास आई हैं वो लेंगे या फिर टॉपिक के रिलेटेड जिज्ञासाओं से हम कंटिन्यू करें, प्लीज बताएं सर। पहले टॉपिक की प्लीज। जी, सो मैं स्क्रीन पे 3 हैंड रेसेस देख पा रही हूँ। पार्टिसिपेंट से ये भी निवेदन है कि यदि कोई पार्टिसिपेंट अपने नाम से नहीं जुड़े हैं, जैसे कि किसी एक पार्टिसिपेंट ने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जुड़े हैं, तो आप सभी अपना रीनेम करें और अपने नाम से ही क्लास में जुड़ें। मंजू जी पारक। एक अरुणा जी भी सरनेम नहीं है और सुमन जी का भी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अटेंडेंस नोट किया जा रहा है, सो प्लीज सरनेम भी लिखे जी। अब क्वेरीज के लिए मंजू जी पारक अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज और अपना प्रश्न पूछें। ओम हरम मैम, बहुत ही अच्छे से, बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया, बहुत क्लियर हुआ। एक बार और वीडियो सुनेंगे तो और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया। लेकिन ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अंतर यात्रा करें तो फिर वो तो पीछे से होती है, लेकिन आगे से जो चैतन्य केंद्र करते हैं तो फिर वो कैसे करें? जी, अंतर यात्रा में भी हम पीछे से करते हैं और चैतन्य केंद्रों के जो हमारे मूल हैं, जो वो हमारी रीढ़ की हड्डी में ही स्थित है। हाँ, वो तो क्या आप वही पूछना हाँ। लेकिन जैसे हम लोग आगे से स्वास्थ्य केंद्र कर रहे हैं, फिर तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, हाँ। तो वो अलग से करें, अंतर यात्रा अलग से करें? हाँ, अंतर यात्रा का प्रयोग अलग है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग अलग है। तो वो हम लोगों को मतलब जैसे कितनी देर करना चाहिए चैतन्य केंद्र? वो तो सर बताएंगे कि कितनी देर करते हैं, मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन जैसे मैम अलग, जैसे चक्रास आप बताते हैं, मूलाधार में रेड कलर होता है, अपने शक्ति केंद्र बोलते हैं तो वो नीला कलर होता है, तो वो बहुत कंफ्यूज है कलर्स में। सर मैं ये कलर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो आप प्लीज इनका आंसर कीजिए। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में जो अपने केवल चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग है, उसमें कोई भी कलर नहीं देखते हैं, केवल चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा की जाती है। पहले हम शक्ति केंद्र से शुरू करते हैं, ऊपर तक के चैतन्य केंद्रों में जाते हैं और फिर लास्ट में ज्योति केंद्र प्रेक्षा करते हैं। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में केवल और केवल प्रेक्षा का प्रयोग है, और इसमें जैसे 13 चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करनी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 2-2 3-3 मिनट हर चैतन्य केंद्र पर ध्यान करें। और यदि आपको एक केंद्र पर ज्यादा रुकना है तो आप 3 या 4 केंद्रों पर 5-5 मिनट या 7-7 मिनट कर सकते हैं, ताकि 40 मिनट में आपके 4 केंद्र हो जाए। तो डिपेंड करता है ध्यान कराने वाले और करने वाले के ऊपर कि उसको 13 चैतन्य केंद्र करने हैं एक साथ, उस हिसाब से टाइम लगाना पड़ेगा। यदि 3 या 4 केंद्र करने हैं तो उस हिसाब से। ओ मैडम सर, जैसे रेगुलर तक हम लोग करना चाहें तो 2-3 चैतन्य केंद्र, हाँ, आनंद केंद्र और ये सब कर सकते हैं? 2-3 करना चाहिए, और शुरू में करने वालों को आनंद केंद्र से शुरू करना चाहिए। आनंद केंद्र और विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्ञान केंद्र और ज्योति केंद्र, ये जो मुख्य केंद्र हैं, इन 5 केंद्रों पर ध्यान करना चाहिए। तो पहले आप आनंद केंद्र पर ध्यान करें 5 मिनट, 5 मिनट विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करें, फिर 5 मिनट दर्शन केंद्र पर करें, फिर 5 मिनट ज्ञान केंद्र पर करके अंत में ज्योति केंद्र पर कर लें। इस तरीके से ये आपका 30, 35, 40 मिनट का प्रयोग होगा। ये मुख्य सारे केंद्र हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्लीज। हेमलता जी कोठारी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओम हरम। मेरा डाउट ये है, अभिलाषा जी ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया
कि महाप्रज्ञ जी का भी एक वीडियो मैंने सुना था, उसमें भी यह कहा गया कि अंतर यात्रा में हम सभी चैतन्य केंद्रों पे यात्रा करते हैं, नीचे से शक्ति केंद्र से सभी सक्रिय होते हैं। तो कैसे वो होता है सभी चैतन्य केंद्र? जैसे हम लोग नॉर्मली नए न्यू है इसके अंतर यात्रा के, तो जब भी करते हैं तो शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र करते हैं, मगर बीच में जो चैतन्य केंद्र है वो कैसे उस पर ध्यान धीरे धीरे हम लोग बढ़ाए? ये जो अंतर यात्रा का प्रयोग है वो मुख्यतः हम शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ही करते हैं, और चैतन्य केंद्र जो मैं कह रही हूँ वो अपने आप स्पर्श होते चले जाते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ही सभी चैतन्य केंद्रों का मूल होता है, उनका जो बेस है वो वहीं पर है। तो अपने आप जब हम शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक जाते हैं तो उनका स्पर्श हो जाता है। लेकिन अगर रुक रुक कर जाना हो तो उसके लिए हमें एग्जैक्टली जैसे हम जानते हैं कि आगे पर चैतन्य केंद्र कहाँ पर है, तो उसके एग्जैक्ट सम रेखा में हम रीढ़ की हड्डी पर उसके पॉइंट को समझें और उन्हीं को केंद्र माने। मतलब ऐसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब किया तो नोज से ब्लीडिंग होने लगा, जैसे लाडू में आई थी तो 2 दिन बाद में 3rd डे से नहीं हुआ, तो ये पॉसिबल है कि अंतर यात्रा से हो रहा है? हो सकता है कि आपके शरीर में ज्यादा मतलब गर्मी का असर हुआ हो, क्योंकि अंतर यात्रा के प्रयोग से कहते हैं कि बहुत गर्मी होती है। तो आपको वहां पे जो भी करा रहे हैं प्रशिक्षक है ना, उनसे आप संपर्क करके ही, आई होप आपने ऐसे ही किया होगा अगर आपके पीछे। हाँ, संपर्क किया था, सर ने कहा था कि 2 दिन आप रेस्ट करें, ज्योति केंद्र और कायोत्सक करने के लिए कहा गया था। ये पॉसिबल है कि उसके वजह से हुआ हो, ये मेरा डाउट था। कि हो सकता है, सर बताएंगे लास्ट। थैंक यू। यात्रा में जैसे अभिलाषा जी ने ठीक कहा, अंतर यात्रा से हीट बढ़ती है, एक साथ ज्यादा हीट बढ़ने से नाक से खून निकलता है। जैसे बच्चों को कई बार नक्सीर छूटती होता है, नाक से खून बहने लगता है, तो उसके सिर में ठंडा ठंडा पानी डालते हैं तो वो नाक से खून आना बंद हो जाता है। तो मे बी आपने अंतर यात्रा करते समय अचानक से बॉडी में हीट बढ़ा, उसके कारण हुआ होगा। नेक्स्ट प्लीज। और हैंड रेजिस तो नहीं है सर। अब मैं चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है वो पढ़ लेती हूँ। प्रश्न है श्रद्धा जी धारीवाल का कि जो 33 मनकों वाला प्रोसेस जो है एक बार फिर से बताएं प्लीज। 33 मनकों वाला प्रयोग अभी हमारे एक्सप्लेनेशन में नहीं बताया है मैंने। आई थिंक वो हम जो ग्रुप में वीडियो शेयर किया है अंतर यात्रा के विशिष्ट प्रयोग, तो उसमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ऐसा उसमें एक्सप्लेनेशन है, चैतन्य केंद्रों का एक्सप्लेनेशन है, और 33 मनकों पर एक एक मनके पर रुक कर ध्यान करने का प्रयोग है। वो फिलहाल हमारे इसमें हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर बिगिनर्स हम लोग वैसा कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो उसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें 33 वर्टिब्रेज होते हैं। तो हर एक वर्टिब्रे पर, हर एक मनके पर रुक रुक कर ऊपर जाना, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक हर एक मनके पर रुक रुक के जाना, उसका मीनिंग यही है। पर फिलहाल हम वैसा कोई प्रयोग हमारे प्रेक्षा ध्यान के प्रैक्टिस में हम वो प्रयोग नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले अभिलाषा जी। हाँ श्वेता जी, अलका जी सांखला अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हम जब ऊपर ऊर्ध्वारोहण करते हैं और फिर बाद में नीचे आते हैं, तो ऊपर ऊर्ध्वारोहण करके नीचे आते समय फिर हमारी शक्ति में क्या होता है? नीचे आने में भी शक्ति नीचे आती है या कैसे? उसका मुझे थोड़ा सा हमेशा
हमारी शक्ति ऊपर जाती है ऊर्ध्वागमन में, ज्ञान केंद्र तक गए, फिर नीचे शक्ति केंद्र तक वापस आते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है? वेल उस प्रोसेस में हमारी शक्ति तो नीचे नहीं आती है, फॉर श्योर हमारी शक्ति तो हम ऊपर ही लेकर जा रहे हैं, पर वो एक प्रोसेस है कि हम ऊपर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कुएं में से एक बकेट पानी निकाला, तो हम कैसे उस रस्सी को ऊपर लेके आते हैं और फिर वापस पानी लेने के लिए फिर से कुएं में रस्सी डालते हैं। उसी प्रकार का एक प्रोसेस है कि हम ऊपर जाते हैं और फिर पुनः शक्ति के भंडार के पास नीचे आते हैं। सर क्या ये सही है? अगर नहीं तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐसा माने कि शक्ति का भंडार तो नीचे ही है, शक्ति केंद्र पर। अब शक्ति जब नीचे है ऑलरेडी, उसे तो ऊपर ही उठाना है और उसका एक ही ऑप्शन है कि उसको ऊपर जाना है। तो शक्ति ऊपर उठने की कोशिश करती भी है तो उसको दो चीजों की बाधा आती है। एक तो क्या है कि जब नीचे के केंद्र बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं तो जो भी शक्ति केंद्र से शक्ति ऊपर उठने की कोशिश करती है वो स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र पूरी शक्ति को खींच लेते हैं। ऊपर जाने के लिए शक्ति बचती नहीं है। जो भी संसार के भोगी लोग हैं तो उनकी शक्ति केंद्र से जैसी एनर्जी क्या बार बार ऊपर उठने की कोशिश करती है शक्ति केंद्र से, तो लेकिन जैसे ही जिनके स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र बहुत ज्यादा सक्रिय हैं तो उनकी शक्ति को ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे ऊपर के रास्ते में अवरोध बहुत ज्यादा है, ब्लॉकेज है, और सारे चैतन्य केंद्रों पर बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना मल जमा हुआ है, चैतन्य केंद्र शुद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं, अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं, तो जो सुषुम्ना में अवरोध था वो सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। अवरोध दूर हो जाने से, आध्यात्मिक लक्ष्य होने से, धीरे धीरे चित्त की शुद्धि बढ़ने से, तो चित्त फिर की एनर्जी, वो जो शक्ति केंद्र से एनर्जी जब ऊपर उठती है तो वो स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र को वो सप्लाई नहीं करते, वो ऊपर के केंद्रों पर जाती है। तो हम ये मान सकते हैं अंतर यात्रा से, चैतन्य केंद्र परीक्षा से शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होने में हमको आसानी होती है, सुविधा मिलती है और चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लें? हाँ प्लीज। जी सर, दीपिका जी जैन का क्वेश्चन है, डू वी हैव लॉट ऑफ एनर्जी इन शक्ति केंद्र बाय डिफॉल्ट or do we need to create there and then bring it up? अभिलाषा जी। जी सर, यस दीपिका जी, वी हैव बहुत सारी एनर्जी बाय डिफॉल्ट हमारे शक्ति केंद्र में है, वो ऊर्जा का भंडार है, और वहां से हम अपनी ऊर्जा को ऊपर लेकर आ सकते हैं। जो हमारा जो प्राण शक्ति है ना, उसी को हम ऊर्जा बोल रहे हैं। तो प्राण शक्ति नॉर्मली हमारे सूरज की रोशनी से, खाने से, हमारे श्वास से, ये हमें प्राण शक्ति मिलती रहती है एवरी मोमेंट। तो ये प्राण शक्ति हमारे नॉर्मल डेली रूटीन के कार्यों के लिए काफी होती है। जो हमें एक्स्ट्रा थिंग्स करनी होती है या बड़ी चीजें या विशिष्ट चीजों के लिए, अंतर्दृष्टि के जागरण के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हम सबके पास है शक्ति केंद्र में, और उसे हमें जागृत करना है, उसे हमें ऊपर लेकर जाना है। जैसे शक्ति केंद्र में बाय डिफॉल्ट एनर्जी नीचे है, शक्ति केंद्र में है, लेकिन शक्ति केंद्र की एनर्जी भी पूरी जागृत नहीं है। सामान्य व्यक्ति की, जो संसारिक व्यक्ति है, उसकी शक्ति केंद्र की एनर्जी तो बाय डिफॉल्ट वहां है, लेकिन वहां की भी एनर्जी पूरी जागृत नहीं है। वहां की एनर्जी भी जागृत करने के लिए शक्ति केंद्र पर ध्यान करना पड़ता है। इसीलिए आचार्य श्री ने ये बताया है कि साधक पहले तो ऊपर के केंद्रों को जागृत करे,
जब ऊपर के केंद्र सक्रिय हो जाएं और उसका कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाए, चित्त की निर्मलता बढ़ जाए, और जब भीतर के संस्कार उठे और उनको झेलने की ताकत बढ़ जाए, तो फिर उसको छलांग लगाने के लिए नीचे के केंद्रों की शक्ति को जागृत करना पड़ता है। आध्यात्मिक छलांग लगाने के लिए मतलब नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए शक्ति केंद्र को जागृत किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। शक्ति केंद्र, तेजस केंद्र, इनकी शक्तियां जागृत होनी चाहिए। तो फिर सामान्य व्यक्ति यदि यहाँ ध्यान करेगा तो वो तो जैसे आपने बताया पागल भी हो जाएगा, एनर्जी को संभाल नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, हो सकता है वासना और भोग में चला जाए। तो ऊपर के केंद्र जागृत जब हो जाते हैं, पूरी कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, विवेक जग जाता है, उसके बाद में नीचे के केंद्रों पर भी लंबे समय तक ध्यान करना पड़ता है। शक्ति केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर, तेजस केंद्र पर ध्यान करते हैं, तब फिर वहां की शक्ति, विशिष्ट शक्तियां जो सोई थी वो जागने लगती है। तो दोनों ही बात है, बाय डिफॉल्ट भी एनर्जी और वहां की एनर्जी को भी, विशिष्ट एनर्जी को जगाना भी है, लेकिन वो बाद में जगाना, अभी नहीं। सर 2 और हैंड रेजेस हैं, पहले ले लूं सर? चलिए ले लीजिए, अब क्लास तो क्वेरीज तो लेना ही है सर। जी सर। सुधा जी जैन, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओके अभिलाषा जी, व्हेन वी डू अंतर यात्रा तो हम पहले नीचे से ऊपर चित्त को लेके जाते हैं, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र। फिर जब हम उसको ब्रेथ के साथ कनेक्ट करते हैं, सो हमारा फोकस ऑन द ब्रेथ रहेगा या ट्रैवलिंग पे रहेगा? क्योंकि जब हम ब्रेथ लेंगे तो मुझे लग रहा है वो साइकिल पूरा नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ ले रहे हैं, फिर विद द ब्रेथ विल गो डाउन, तो कंप्लीट साइकिल कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, सो सुधा जी, ध्यान हमारा दोनों चीज पर रहेगा, श्वास पर भी हमारा ध्यान रहेगा, और हमारा जो चित्त यात्रा कर रहा है एग्जैक्टली सुषुम्ना नाड़ी में, हमें उस चीज को फील भी करना है। धीरे धीरे करते करते आपको फील भी होने लगेगा वाइब्रेशंस का, और हमें उसका ध्यान भी रखना है। जब आप श्वास लेंगे तो आप ज्ञान केंद्र से ऊपर से नीचे तक, नीचे शक्ति केंद्र तक, इन दैट स्ट्रेट लाइन आप नीचे आएंगे। फिर आप श्वास छोड़ेंगे, आप श्वास छोड़ने के बाद नहीं, छोड़ते हुए ही हम नीचे शक्ति केंद्र से ऊपर ज्ञान केंद्र तक जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, इट्स वेरी रिदमिक। जैसे हम बोलते हैं ना, श्वास ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, उसी तरह ये भी एक रिदम है कि हम श्वास छोड़ रहे हैं और हमारा ध्यान नीचे से पूरा ऊपर तक जा रहा है, श्वास ले रहे हैं और ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, तो वो एक रिदम जैसे बन जाता है। I hope I cleared your doubt. हाँ, वो समझ में आया कि जब हम आप देखो, जब ब्रेथ के साथ कनेक्ट करोगे ना, जब मैं यहाँ तक आई, ब्रीद आउट तो मैं नाक से ही करूंगी, तो नाक से लेके ज्ञान केंद्र तक का पोर्शन फिर कंप्लीट कैसे साइकिल होगा? सुधा जी, हाँ, इसमें आपको नॉस्ट्रल्स पर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करना है। ओके, आपका कंसंट्रेशन तो स्पाइनल कॉर्ड पर ही है, ठीक है, और लेकिन उसको बस श्वास के साथ जोड़ना है। ओके। नॉस्ट्रल्स पर कोई ध्यान नहीं रखना है आपको। मतलब ध्यान पूरा श्वास मेरा सिर्फ ट्रैवलिंग पे ही रहेगा? यस यस यस, पूरा ध्यान ट्रैवलिंग पर रहेगा, पूरा कंसंट्रेशन सुषुम्ना नाड़ी पर रहेगा। केवल श्वास की रिदम के साथ में यात्रा को जोड़ना है, छोड़ते समय नीचे से ऊपर, लेते समय ऊपर से नीचे। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ओके। ओम अरहम। सर मैंने कितनी बार अंतर यात्रा करी है, बट उसमें जो सबसे नीचे की लाइन है जो सुधा जी ने बताया है, तो उसमें मेरा डाउट है कि उसमें ये बताया जाता है कि सांस लेते समय चित्त को ऊपर से नीचे लाएं, और जबकि हमेशा ऐसा होता है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे। मुझे ऐसा लगता है जैसे उल्टा हो रहा है। कभी बोलते कि पारे की जैसे तापमान मापते हैं, बुखार टेम्परेचर का,
तो उस टाइप से देखें, या फिर कुएं में बाल्टी पानी डालते वैसा। बट मेरे को हमेशा पता नहीं, ऐसे उल्टा ही लगता है कि जब सांस ले रही हूँ तो सिर्फ नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। आपको यदि कोशिश करेंगे ना, क्योंकि कई मतलब 95% लोगों का हो जाता है, 2-4% लोगों को थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे हो जाता है। आप थोड़ा जागरूक रह के करिए, हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जी सर। आकांक्षा जी गौतम, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओम आराम सर। सर मुझे ये पूछना था कि नॉर्मली तो सांस मेरा ठीक ही चलता है, मतलब वही लेते हैं तो पेट फूलता है और छोड़ते हैं तो अंदर जाता है, लेकिन ध्यान के समय जब आरंभ की ध्वनि करते हैं तो जब सांस लेती हूँ तो मैंने कई बार देखा कि मेरा पेट नहीं फूलता है, और अंतर यात्रा के टाइम भी जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब लेने के टाइम पे पेट नहीं फूलता है, और सिर्फ मतलब यहीं तक ऊपर का चेस्ट एरिया ही बस वही फूलता है, नीचे तक नहीं जाता है। तो ये क्यों है? जब हम गहरे ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हमारा श्वास थोड़ा सा इतना गहरा नहीं रहता ध्यान की स्थिति में, और फिर हमें पेट के मूवमेंट पर ध्यान देना ही नहीं है। ओके। उस समय जब हम अंतर यात्रा में हैं या किसी और दूसरे ध्यान में हैं तो उसके पेट के मूवमेंट पर ध्यान नहीं देना है। श्वास परीक्षा से पहले पेट के मूवमेंट को इसलिए कराया जाता है कि हम डायाफ्रामिक ब्रीदिंग सीख जाएं, पहली बात। दूसरा, धीरे धीरे लंबा श्वास लेना सीख जाए। इसीलिए डायाफ्रामिक ब्रीदिंग सिखाने के लिए, श्वास के प्रकंपन नाभि तक जाए, इसलिए पहले 5 मिनट तक नाभि पर श्वास का अनुभव कराया जाता है। ओके। क्योंकि क्या होगा कि यदि श्वास लेना सही नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से ना तो श्वास परीक्षा अच्छी होगी, और दूसरा क्या होगा, इससे जो लोग उल्टा श्वास लेते हैं उनको बहुत जल्दी स्ट्रेस आता है, एंजाइटी होती है, और मतलब बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स, नेगेटिव इमोशंस की प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले ये प्रयोग कराया जाता है। तो यदि आपने कई बार चेक किया, हमेशा आपका श्वास लेते समय पेट फूलता है, हाँ सर, श्वास नॉर्मली ठीक रहता है, पर लेकिन अंतर जैसे यात्रा में भी वो ठीक ही है, अंतर यात्रा में भी वो ठीक ही है। अंतर यात्रा में आपको पेट पर ध्यान नहीं देना कि पेट फूल रहा है नहीं फूल रहा, आपका सारा कंसंट्रेशन सुषुम्ना पर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। हेमा जी बोथरा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है? हाँ जी हेमा जी, अपना प्रश्न पूछें सर, प्लीज। मेरा क्वेश्चन था कि जब हम अंतर यात्रा कर रहे हैं और अगर हमारा इनिशियली ब्रेथ शॉर्ट है, तो जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हैं और अगर बीच में ही ब्रेथ पूरा हो जाता है, तो फिर हमें क्या करना है उसके लिए? उस समय आप कुंभक की स्थिति में ऊपर तक पहुंच जाएं। जितना पाथ बचा है ट्रेवल करने के लिए, अब श्वास तो खत्म हो गया, आप उस समय कुंभक की स्थिति में ऊपर तक पहुंच जाएं। वही नीचे आने की स्थिति में करें। श्वास छोटा है, खत्म हो गया बीच में, तो कुंभक की स्थिति में नीचे तक आए। शुरू वहीं से करना है, नीचे तक पहुंचने के बाद शुरू करना है, और जो लेने का ज्ञान केंद्र पर पहुंच जाए तो लेना स्टार्ट करें, और नीचे शक्ति केंद्र पर पहुंच जाए तब छोड़ना स्टार्ट। ठीक है हेमा जी? सर हेमा जी ने अपने आप को म्यूट कर लिया है और उनका हैंड भी लो हो गया है। जी नेक्स्ट सर। ले लीजिए। दीपिका जी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सर, मेरा एक डाउट था, वो जो हम बोलते हैं कि श्वास लेते समय चित्त को ऊपर से नीचे लाएं और श्वास छोड़ते समय चित्त को नीचे से ऊपर ले जाएं, इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या सर? व्हाई इज इट इज अदरवाइज? और अगर ऐसा ही करना है तो उसका क्या
benefit? I mean, like, why should we do it this way only? इसका एक सिग्निफिकेंस एक्चुअल में होता क्या होगा होता है, कुछ कि कोई हाँ भी यही प्रोसीजर है। हाँ, ध्यान की पद्धति हमें निश्चित करनी है ना, कोई एक विधि अपनानी पड़ती है। अब जैसे ये सेम क्वेश्चन कायोत्सर्ग में भी आता है। कायोत्सर्ग में लोग पूछते हैं कि आप राइट पैर के अंगूठे से क्यों शुरू करते हैं, लेफ्ट पैर के अंगूठे से शुरू क्यों नहीं करते। जब हम पूरी बॉडी पर जाना है तो हमने राइट से शुरू किया, एक विधि बना दी कि एक रूपता के लिए एक पूरी प्रोसेस निश्चित कर दी, और फिर एक हमारी बॉडी को एक आदत पड़ जाती है कि राइट पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे हम। इसी तरीके से आचार्य ऋषि ने इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिया है कि श्वास छोड़ते समय ही क्यों नीचे से ऊपर जाते हैं, लेते समय क्यों ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ मैंने नहीं पढ़ा है कभी। लेकिन एक ये विधि मान लें, और इस विधि की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे ब्रेन को, बॉडी को आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। अपना प्रश्न पूछे जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अंतर यात्रा का हम प्रयोग करते हैं तो हम बोलते हैं कि ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है उसमें, तो 5 मिनट तक करना चाहिए, लेकिन मुझे अंतर यात्रा का प्रयोग ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसे हम अगर करना चाहें तो उसे कितनी देर आगे बढ़ा सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहता है कि अंतर यात्रा में ज्यादा जाने का मन करता है rather than this श्वास परीक्षा। अंतर यात्रा करने मिनट्स बढ़ा सकते हैं हम? धीरे धीरे बढ़ाइए। बॉडी में हीट देखते रहिए कि बॉडी में हीट तो नहीं बढ़ रही है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, और इससे कई बार ज्यादा अंतर यात्रा करने से कई बार नीचे के केंद्र सक्रिय होने का डर रहता है, और ऊपर के केंद्र सक्रिय नहीं हुए हैं, कंट्रोलिंग पावर अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है, और नीचे के केंद्र सक्रिय हो गए, तो फिर आपको नीचे के केंद्र परेशान कर सकते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार उदय में आ सकते हैं। तो बेटर है कि आप धीरे धीरे बढ़ाएं। तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप जैसे आपके ऊपर के जो केंद्र है ना, दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र, जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड का प्लेस है, ये एक्टिव करिए। पहले साधक को अंतर यात्रा से पहले इन पर 1-1, 2-2 घंटे का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ की कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाए, फिर नीचे के केंद्रों पर ध्यान करना, अंतर यात्रा बहुत का लंबा प्रयोग करना चाहिए। शुरू में नहीं करना चाहिए। शुरू में अचानक से, अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, और कभी अचानक से भीतर की एनर्जी सक्रिय हो गई, जाग गई, और उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर क्या करेंगे, फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए शुरू में आप एक बार इसको 10 मिनट का लिमिट करके ही रखें। आप ज्यादा फोकस करें ऊपर के केंद्रों। श्वेता जी, अब क्वेश्चन ले लें क्या जो आए हुए हैं? सर 3 क्वेश्चन चैट बॉक्स में आए हैं, जैसा आप कहें। समय 9:12 हो रहे हैं सर, जैसे आप कहें। ये अगली बार ले ले, थोड़ा टाइम हो जाएगा। वैसे जो आए हुए हैं, जो 3-4 क्वेश्चन पहले के आए हैं वो ले ले। जी सर। सर पहला क्वेश्चन है, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र और फिर ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। ये अगली बार के लिए। ओके ये सर। जो 3 क्वेश्चन है आप सपना जी को दे दीजिए। जी सर। ये सपना जी यदि हैं तो वो नोट कर लेंगे। सपना जी, तो सपना जी वो ग्रुप में भेज देंगे, तो मैं अगले हफ्ते आंसर दे देंगे। जो अभी आए हुए हैं उनको आंसर दे। ओके सर। एक तो मुझे ये कहना है कि इस बार के प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। रेणु जी का भी, और पिछली बार प्रिया जी का भी बहुत अच्छा था, और अभिलाषा जी का भी बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ट्रेनर्स इतने, मतलब जैसे बोलते हैं नेशनल लेवल के जैसे स्पीकर टाइप बनते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। अपेक्षा फाउंडेशन ऐसे 1, 2, 3 नहीं,
कम से कम 100 होने चाहिए, जो एकदम फ्लुएंटली किसी भी विषय पर कभी भी 1-2 घंटे तक बोल सके। ये बहुत हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और जो क्वेश्चन, एक बात और मुझे कहनी है कि सर, जितने भी हमारे लेवल 2 के ट्रेनर्स हैं, तो सर्वांगासन को 2 मिनट तक साधने का प्रयास करें, कि उनका सर्वांगासन 2 मिनट तक सधना चाहिए। कोशिश करें कि सर्वांगासन में 2 मिनट रुके। दूसरा, बद्ध पद्मासन लगे। और लेवल 2 के जो ट्रेनर्स हैं, यदि सर्वांगासन 1 मिनट तक कर लेंगे और बद्ध पद्मासन यदि कर लेंगे दोनों, तो इसका मतलब वो आसन की परीक्षा में पास हो। केवल 2 आसन उनके सिद्ध होते हैं, तो इसका मतलब वो आसन की परीक्षा में पास है। क्योंकि ये 2 आसन अच्छे से करने का मतलब है सारे आसन को कर सकते हैं। करने सारे आसन है, लेकिन 2 आसनों का विशेष अभ्यास करें। और कामिनी जी का प्रश्न है कि छोटे बच्चों को डर नहीं लगता है लेकिन बड़ों को लगता है। इसके कई कारण। छोटा बच्चा एकदम, जैसे बोलता है ना, एकदम निर्मल, उसमें अभी तक संसार के कोई भी, जैसे बोलते हैं ना, ये नेगेटिव थॉट्स और ये सब, जो हमारे तो ब्रेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है संसारिक, लेकिन उसके ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, प्योर है एकदम। तो उस दृष्टि से बच्चा एकदम मतलब अभय की स्थिति में है। साइंटिफिकली देखें तो साइंस ये मानता है कि करीब 12 साल तक थाइमस ग्लैंड सक्रिय रहती है। थाइमस ग्लैंड करीब 12 साल तक सक्रिय रहती है। 12 साल के बाद में थाइमस ग्लैंड सिकुड़ने लगती है और उसकी सक्रियता कम होती जाती है। जब तक थाइमस ग्लैंड सक्रिय रहती है, तब तक वो गोनाड्स को और एड्रिनल ग्लैंड्स पर पूरा कंट्रोल रखती है, पर्टिकुलरली गोनाड्स ग्लैंड पर कंट्रोल रखती है। तो नीचे के केंद्रों पर जब थाइमस का कंट्रोल रहता है, ये आध्यात्मिक बात नहीं है लेकिन साइंटिफिक बात है। हमारे बॉडी, शरीर का कोई शरीर, मतलब इस तरीके से हमारा शरीर, मतलब शरीर की कोई रचना है, तो उसके कारण बच्चा अभय रहता है। और थाइमस ग्लैंड जब तक सक्रिय रहता है, बच्चे को हर समय आनंद की अनुभूति रहती है। वो अपने आप में ही हर समय आनंद में रहता है। और जब आनंद की अति सक्रिय रहती है, तो उस समय ना तो भय रहता है, ना कोई दूसरे विचार रहते हैं, ना टेंशन, कोई भी नहीं रहता। इसलिए आपने बच्चे को हर समय आनंद में देखते हैं। ये साइंटिफिकली देखे तो थाइमस ग्लैंड का प्रभाव है। और यदि वैसे देखें मनोवैज्ञानिक दृष्टि, तो संसार का कचरा उसके दिमाग में अभी तक गया नहीं। अब बड़े होने पर डर क्यों लगता है? एक तो ये मान सकते हैं थाइमस ग्लैंड इनएक्टिव हो। दूसरा ये मान सकते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को, जैसे खाना नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, हाउ आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। अब ऐसा जो माँ बच्चे को किसी भी कारण से डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा है या खा नहीं रहा है, डराती हैं, तो धीरे धीरे ये बातें उसके अवचेतन मन में बहुत गहरे बैठ जाती है। जो माँ का ये कर्तव्य है कि बच्चे पर कोई भी चीज सिखानी है या करवानी है तो डरा कर नहीं कराए। तो जो माँ अपने बच्चे को ज्यादा डराती है, तो धीरे धीरे डर बढ़ता जाता है और बच्चे बड़े होने पर डरपोक बन जाते हैं। तो मुझे लगता है माँ का भी बहुत बड़ा रोल है। और या फिर उसके बच्चे के फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत ही थोड़े से, जैसे बोलते हैं ना, दादा टाइप हैं, बहुत ही डोमिनेटिंग हैं, वो बच्चे को दबाते हैं, तो उसके कारण भी बच्चा दब्बू और डरपोक बन जाता है। तो उसके बच्चे की संगत कैसी है, माँ का बिहेवियर कैसा है, बच्चे को डरा डरा कर चीजें तो नहीं सिखा रही है, और थाइमस की बात है। तो ये बहुत सारी बातों से बड़े होने पर धीरे धीरे डर पड़ता है और छोटे में डर नहीं रहता। अभिलाषा जी का प्रश्न है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या एक साथ काम करते हैं या एक के बाद दूसरा काम करता है? मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं अपने जनरल सेंस से बता रहा हूं कि दोनों एक साथ काम करते हैं। दोनों एक हर समय दोनों का काम चलता रहता है। जब हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को ऐसा महसूस होता है, उसके दोनों ही पार्ट को, कि भाई अब पैरासिम्पैथेटिक को लगता है कि मेरी जरूरत है तो वो काम करता है, सिंपैथेटिक को लगता है तो, और उसको संदेश जैसा जाता है ब्रेन का
एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा या ब्रेन से संदेश डायरेक्ट गया, जैसा भी है, जैसा भी बॉडी की फंक्शनिंग है, जैसा संदेश गया वैसा वो काम करते हैं। कुछ हमारी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है, कुछ संदेश पर डिपेंड करता है, तो ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। और ये जिसे हम बताते हैं ना कि तनाव की स्थिति में सिंपैथेटिक सक्रिय हुआ, उसके बाद में पैरासिम्पैथेटिक उसको करता है। विशेष परिस्थिति हुई तनाव की, तो एक समय ऐसा आया कि सिंपैथेटिक बहुत ज्यादा सक्रिय था और उस तनाव की स्थिति समाप्त होने के बाद में पैरासिम्पैथेटिक ने विशेष काम किया, लेकिन सामान्यतः दोनों एक साथ काम करते थे। विशेष परिस्थिति में कभी सिंपैथेटिक डोमिनेंट हो जाता है, कभी कभी पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट, लेकिन सामान्य परिस्थिति में दोनों काम। चंदा जी का प्रश्न है खुशी के पल में तनाव के ऊपर। ये पिछली बार भी बताया था कि एक संवेग है, संवेग नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव संवेग का बहुत बुरा असर बॉडी पर होता है, जबकि पॉजिटिव संवेग का उतना बुरा असर नहीं होता। हार्ट पर तो असर पड़ता है कि हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है एकदम, लेकिन हार्ट का बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। धड़कन बढ़ जाती है खुशी में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए ऐसा नहीं होता। तो उसके जो खुशी का जो तनाव होता है उसके बहुत ज्यादा बॉडी पर नेगेटिव असर नहीं, लेकिन चूंकि संवेग है तो एक तरीके से बॉडी में थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना यूजुअल से अनयूजुअल व्यवहार होता है। और अगला प्रश्न है हमारे प्रकंपन और स्पंदन में क्या डिफरेंस है। ये पिछली बार भी बताया था, 3 शब्द है, कंपन, प्रकंपन, स्पंदन। कंपन है जो बहुत ही स्थूल होता है, जैसे हाथ जिनके कांपते हैं, ये कंपन है। और इसके बाद स्पंदन है, जैसे नाड़ी का स्पंदन है, जैसे आप वैद्य के पास जाते हैं ना, नाड़ी चेक करता है, हार्ट का है, तो ये सब स्पंदन है जिनमें हार्ट की गति है, नाड़ी की गति है, ये सब स्पंदन है। और इसके बाद में जो अति सूक्ष्म है, प्राण के प्रकंपन है, ये प्रकंपन। प्राण जो अति सूक्ष्म है वो प्रकंपन, फिर उससे स्थूल है वो स्पंदन, और जो बिल्कुल स्थूल है वो हमारे कंपन है। अब कायुसर का एक पैराग्राफ शेयर किया गया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि कायुसर्ग मतलब प्रकंपन से अप्रकंपन तक जाने की है। मतलब अब शरीर जितना ज्यादा सक्रिय होगा तो ज्यादा प्रकंपन होगा। अब जितना जितना हम शरीर को शिथिल 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 ढीला छोड़ते जाएंगे तो उसकी क्या होगा, एक्टिविटी सारी क्या हो जाएगी, शांत होती चली जाएगी। तो क्रिया से अक्रिया की, योग से अयोग की तरफ जाने का, प्रवृत्ति से निवृत्ति तक जाने का प्रयोग है। तो प्रकंपन से अप्रकंपन मतलब शरीर का हलन चलन स्थूल नहीं, बहुत अति सूक्ष्म हलन चलन भी गहरे कायोसर की स्थिति में एकदम शांत हो जाता है। तो इस तरीके से हम बोले कि योग से अयोग की तरफ, प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ जाने का प्रयोग, प्रकंपन से अप्रकंपन तक जाने का प्रयोग। एक प्रश्न और है, बस लास्ट प्रश्न है, हमारे छोड़े गए प्रकंपन दूसरों को प्रभावित करते हैं और दूसरों के छोड़े गए प्रकंपन हमें प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान के बारे में आता है, जब कोई भी महापुरुष होते हैं, महापुरुष जैसे भगवान महावीर थे या कोई भी महापुरुष हो, भगवान राम हो या कोई भी हो, वो जहां हैं, विशेषकर जैसे भगवान महावीर के बारे में बताया गया, तो बोला कितने कितने किलोमीटर तक हिंसक पशु अपनी हिंसा भूल जाते थे आपस में। जैसे गाय, ये शेर और बकरी एक साथ आराम से बैठते थे और दोनों, शेर के मन में हिंसा का कोई भाव नहीं आता। ये भगवान महावीर का क्या आभा मंडल का प्रभाव या उनके प्रकंपन का प्रभाव, जो उनके आभा मंडल से प्रकंपन निकल रहे हैं, उनकी वाणी के प्रकंपन निकल रहे हैं, तो ये उससे इतना बड़ा क्षेत्र, जैसे बोलते हैं 200, 400, 500 किलोमीटर तक के एरिया में तक ये शांति और अहिंसा व्याप्त हो जाती है। इसी तरीके से हम जानते, कभी हम किसी
संत के पास जाते हैं तो हमारे एकदम विचार निर्मल शांत हो जाते हैं, और किसी स्थान पर जाते हैं तो अचानक से हमारे मन में बुरे विचार आने लगते हैं, किसी अच्छे स्थान मंदिर में जाते हैं तो शुभ विचार आते हैं। ये सारे प्रकंपन का खेल है। तो हमारे द्वारा छोड़े गए प्रकंपन से दूसरे प्रभावित होते हैं, दूसरों से हम प्रभावित। तो फिर भी यदि कोई और बचेगी तो नेक्स्ट वीक लेंगे। श्वेता जी संपन्न करें क्या? जी सर, क्लास संपन्न करवाएं प्लीज। सभी के हाथ जुड़े हुए पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर। आज की क्लास को यहीं संपन्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज की क्लास को यहीं संपन्न करेंगे। ओम अरहम।